चलिए आज बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे हर्ट्ज। उन्होंने 1887 में एक प्रयोग किया जिसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। तो ये प्रयोग क्या है इसको देखते हैं। देखिए, एक इस प्रकार का सेटअप है। ये प्रकाश विद्युत सेल के माध्यम से इसका प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो पहले तो जो हमको ये ऑपरेटर्स या उपकरण दिख रहे हैं इनके नाम लिख लेते हैं। देखिए, ये है विद्युत धारा मापी, अर्थात करंट की मेजरमेंट के लिए ये उपकरण लगाया गया है, ठीक है। तो इनके नाम साथ ही साथ ऐसे हम लिखते चलेंगे। तो ये हो गया विद्युत धारा मापी, ठीक है। और बैटरी का पॉजिटिव एवं नेगेटिव जो सिरा होता है वे जिस इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं उन इलेक्ट्रोडों को क्या बोला जाता है, ये तो मुझे लगता है आपको याद ही होना चाहिए अभी तक, है ना। कई बार हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है वह जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एनोड, है ना, याद है आप लोगों को। वैसे ही जो बैटरी का नेगेटिव सिरा होता है वह कौन सी इलेक्ट्रोड से जुड़ता है या उस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया जाता है, नेगेटिव सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी सेटअप तैयार जिसपे हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करना है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है, ठीक है। और ये है एक धातु सतह, धातु यानी कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस टाइप की धातु है। तो इस धातु सतह पर जब प्रकाश डाला जाता है या फिर प्रकाशीय किरणें जब इस पर डाली जाती हैं तो जैसे ही प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ता है ये एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश होता है। अभी वो निश्चित आवृत्ति या डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या उपयुक्त आवृत्ति होती क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी बस इतना जानना है कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो जैसे ही प्रकाश इस धातु की सतह पर पड़ता है वैसे ही उत्सर्जित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से उत्सर्जित होने लगे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनके पास में है नेगेटिव चार्जेस, है ना, तो ये किधर की साइड को ट्रेवल करने लगेंगे या गति करने लगेंगे, ये मूव करेंगे एनोड की तरफ को, क्योंकि एनोड की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले सिरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर ये लगा हुआ है ये होता है संसूचक। ये बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन संख्या में यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, अर्थात जब हमने प्रकाश को इस धात्विक सतह पर डाला और उससे इलेक्ट्रॉन गति करते हुए एनोड की तरफ आए तो उनकी संख्या कितनी है, तो इस बात को ये संसूचक बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखी जा सकती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इन्हें बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोला जाता होगा, क्या आप सोच सकते हैं इसका आंसर। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है और उन्हें फोटॉन्स बोला जाता है ना। तो एक प्रकार से हमने फोटॉन्स को ही इस धातु की सतह पर डाला और इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही सिंपल सा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखते हैं इसे अगर हमने डिफाइन करना है या परिभाषित करना है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टकराने वाले फोटोनों के प्रभाव में, है ना, हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा कि ये फोटोन ही है ना, जो प्रकाश किरणें हम इसके धातु की सतह पर डाल रहे हैं वे। तो जब फोटोन धातु की सतह से टकराए या फिर फोटोनों के प्रभाव में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब जो ये प्रयोग हमने देखा जो कि 1887 में हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था, है ना, तो इसके क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए ये भी हम लोग जान लेते हैं और साथ ही साथ इनको कॉपी में भी नोट करते हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपको ये सभी बातें वहां पर लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वह है
कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और सतह पर प्रकाश पुंज यानी कि जो फोटॉन्स हैं उनका टकराना, इसके बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही हम प्रकाश किरणें धातु की सतह पर डालेंगे या फोटॉन्स को धातु की सतह से जैसे ही वे टकराएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित या निष्कासित हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जो प्रकाश है उसकी तीव्रता जितनी अधिक होगी उसमें से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह भी उतनी ज्यादा उत्सर्जित होगी, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि प्रत्येक धातु के लिए एक अनिवार्य न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि हर एक धातु, चाहे पोटेशियम हो, सीजियम हो, रुबिडियम हो, कोई भी धातु हो, उसके लिए एक अनिवार्य न्यूनतम आवृत्ति चाहिए होती है। न्यूनतम आवृत्ति, इसको बोला जाता है देहली आवृत्ति। ये क्या होती है इसको हम अगले लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही नोट कर लेते हैं कि ये जो न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हम लोग देख पाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? देहली आवृत्ति बोला जाता है, और इसे न्यू नॉट या फिर न्यू जीरो से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हर एक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे अगर कम आवृत्ति पर हम प्रकाश किरण को किसी धातु की सतह पर या उस धातु की सतह पर डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं ये भी हमने जान लिया। ठीक है, और इसका प्रायोगिक अध्ययन किस प्रकार से किया गया ये भी हमने जान लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, किसके द्वारा? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा, और किसने की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस प्रकार से की गई, या फिर एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और हमने थोड़ा बहुत जो लास्ट लेक्चर में देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ा था उसी को आज हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि देहली आवृत्ति होती क्या है और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमें ये वाला टॉपिक क्लियर करना है तो उसके लिए हमें देहली आवृत्ति के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमने क्या बात की थी। हमने बोला था कि किसी धातु की सतह पर अगर एक निश्चित आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आपतित किया जाता है या फिर डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है, ऐसा ही बात की थी। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि देहली आवृत्ति क्या होती है। तो देहली आवृत्ति को परिभाषित करते हुए हम लोगों ने ये बोला था कि हर एक धातु के लिए प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिस आवृत्ति के प्रकाश को उस धातु की सतह पर डालने पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वरना नहीं होते हैं। इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं या निकल रहे हैं, वह तो प्रकाश की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होती है। ठीक है, अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो उसमें से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात किसी भी धातु की सतह पर किस आवृत्ति का प्रकाश डाला गया है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक रंग या फिर हर एक आवृत्ति का प्रकाश हर एक धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करता है, चाहे उसकी तीव्रता कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए हमारे पास है एक पोटेशियम धातु। ठीक है, ये पोटेशियम धातु है। इसकी सतह पर काफी देर तक रेड कलर का या फिर
लाल रंग का प्रकाश डाला जा रहा है या फिर आपतित किया जा रहा है। लाल रंग की जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है वह क्या होगी, वो लगभग होगी 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। तो इसके बीच की जितनी भी आवृत्तियां हैं, किसी भी तीव्रता का प्रकाश लाल रंग का जब आप लोग पोटेशियम धातु की सतह पर डाल रहे हो और काफी देर तक ये किसी भी तीव्रता का प्रकाश जो कि लाल रंग का है डालने पर भी पोटेशियम धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पोटेशियम धातु की ही सतह पर येलो कलर की यानी कि पीले रंग की, तो जब पीले रंग का प्रकाश इस धातु की सतह पर या फिर पोटेशियम धातु की सतह पर डाला गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है पीले रंग के प्रकाश के लिए वह लगभग होती है 5.1 से 5.2 के बीच में, कुछ भी हो सकती है, इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के जितनी। तो इसका मतलब है कि जो पोटेशियम धातु है उसके लिए देहली आवृत्ति इसके आसपास ही होती होगी, तभी इस कलर का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग गया। जबकि रेड कलर के प्रकाश के लिए, जिसके लिए जो आवृत्ति थी वो 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक थी, उसमें उसका प्रकाश आपतित करने पर पोटेशियम धातु पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यही होती है देहली आवृत्ति, जिसे न्यू नॉट या फिर न्यू जीरो से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और पोटेशियम धातु के लिए जो देहली आवृत्ति या फिर न्यू नॉट या न्यू जीरो की वैल्यू जो होती है वह होती है 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया देहली आवृत्ति से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की गई और किसने की ये भी जानेंगे। तो देखिए 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की और इसी की व्याख्या के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो हम देखते हैं कि आइंस्टीन ने किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को संभव बनाया। आइंस्टाइन के अनुसार जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जो व्याख्या है वह प्रकाश की कण प्रकृति अर्थात पार्टिकल नेचर के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णिका विकिरण वाले टॉपिक में भी देखा था, है ना, उसमें भी हम प्रकाश की कण प्रकृति के माध्यम से ही उसकी व्याख्या पॉसिबल कर पा रहे थे। और उससे पहले जो हम मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रकाश होता है वह तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में जो कि है प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की कण प्रकृति के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो बातें देख ली प्रकाश से रिलेटेड या फिर विकिरणों से रिलेटेड, है ना। कौन कौन सी? एक तो देख ली कि विकिरण तरंग रूप में होती हैं, दूसरा देख लिया कि विकिरण कण के रूप में होती हैं। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कण प्रकृति होती है प्रकाश की, उसमें प्रकाश को फोटोनों के पुंज के रूप में माना जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। और जो ये फोटोन होते हैं ये होते हैं ऊर्जा के स्रोत, है ना। ये सारी बातें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी कि E प्रोपोर्शनल टू, यानी कि E जो है वह समानुपाती होता है आवृत्ति के। ठीक है, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल्स टू H न्यू। ठीक है, जहाँ पर H क्या होता है, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर प्लैंक का नियतांक, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, और E क्या है, ऊर्जा। इसीलिए हमने क्या बोला है, फोटोनों को ऊर्जा का स्रोत हमने बोला है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पर एक बात हमको और समझनी है कि ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए हमें एक निश्चित आवृत्ति की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे नाभिक के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बंधन बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। इस बंधन बल को क्या बोला जाता है, ये सब हम लोग अगले वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप एक जनरल व्यू ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाभिक के साथ में एक बंधन बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जो इनके साथ में बल के थ्रू ये जुड़े हुए हैं, जिस बंधन के थ्रू ये जुड़े हुए हैं, अगर हमें इन्हें तोड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, उसके लिए चाहिए होगी बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है। और वही न्यूनतम एनर्जी या फिर वही न्यूनतम ऊर्जा जिसके माध्यम से हम इनके बीच के बंधन बल को तोड़ पाते हैं और फिर सतह में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाते हैं, तो हम उस ऊर्जा को ही बोलते हैं यहाँ पर देहली ऊर्जा, ठीक है। और इस देहली ऊर्जा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देहली आवृत्ति के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा h न्यू नॉट, ये क्या है, ये है देहली आवृत्ति, ठीक है। ये E इक्वल टू h न्यू क्या है, ये है फोटोनों की ऊर्जा, ठीक है। और देहली ऊर्जा देहली आवृत्ति वाली हो जाएगी h न्यू नॉट, और फोटोनों की ऊर्जा h न्यू, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है और अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए जो ये देहली ऊर्जा है इसी को बोला जाता है कार्यफलन, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो देखिए जो ये देहली ऊर्जा है और फोटोनों की ऊर्जा है इनके बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। जो फोटोनों की ऊर्जा है वह देहली ऊर्जा से तो ज्यादा ही होगी, है ना। क्यों, क्योंकि उसी की वजह से तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आ रहा है ना। जब देहली आवृत्ति जो होगी वह इस वाली आवृत्ति से थोड़ा सा ज्यादा होगी या कुछ और ज्यादा भी हो सकती है, तो हमको यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से नजर आ सकता है। इससे कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें शो ही नहीं होगा, प्रदर्शित ही नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या क्या होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपतित फोटोनों की ऊर्जा बराबर कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन, किसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, देहली ऊर्जा को, ठीक है, प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ना धातु की सतह से, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए आपतित फोटोनों की ऊर्जा क्या मतलब हुआ, h न्यू, है ना, यही तो है, इक्वल्स टू कार्यफलन या फिर देहली ऊर्जा h न्यू नॉट या फिर h न्यू 0 प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, m क्योंकि ये मास इलेक्ट्रॉनों का है तो यहाँ पर m e भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया हाफ m e v स्क्वायर, ठीक है। ये v यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है वेग, ठीक है। तो m e क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, v क्या है, वेग है, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए अगर हम h न्यू नॉट को इधर साइड ले आए, ठीक है, हम लोगों ने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम h न्यू में से h न्यू नॉट को माइनस कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू किसके आ जा रहा है, इस गतिज ऊर्जा के, हाफ m e v स्क्वायर के। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जब हमने इन दोनों ही ऊर्जाओं का अंतर लिया तो ये किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। और इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी है या फिर ऊर्जा है उसका क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। अर्थात ना ही एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये समझ गए आप। यही थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। किसके आधार पे, प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर, जिसके बारे में किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। और इसी के लिए इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या देखी उससे कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जिन्हें भी हम साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है और हमें हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो देखिए इससे जो हमें पहला निष्कर्ष प्राप्त हुआ वह था कि यदि आपतित फोटोनों की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम हो तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा।
हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस भी किया था, है ना, कि जो ये आपतित फोटोनों की ऊर्जा है h न्यू, अगर ये कार्यफलन यानी कि h न्यू नॉट से कम हो जाए तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि यदि फोटोनों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो यानी कि h न्यू बराबर h न्यू नॉट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ठीक ठीक मुक्त होने की स्थिति में होंगे, अर्थात उनके पास में काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा नहीं होगी, बल्कि वे बस जो नाभिक के साथ उनका बंधन है या बंधन ऊर्जा है उसको तोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि यदि फोटोन की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कितनी ऊर्जा, हाफ mv²। ठीक है, तो उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी और वे क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं कॉपी में, क्योंकि ये निष्कर्ष हैं किससे रिलेटेड, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की हमने विवेचना या व्याख्या अभी तक की है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको याद भी होने चाहिए। अब हम कुछ धातुओं की जो कार्यफलन है या फिर जो वर्क फंक्शन है उनको नोट कर लेते हैं। वैसे तो आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक साइड हम लोग लिखेंगे धातु, धातुओं के नाम लिखेंगे जिस धातु का वर्क फंक्शन या कार्यफलन हमने लेना है। ठीक है, और वर्क फंक्शन या फिर कार्यफलन जो होता है उसे दिखाया जाता है W0 से या फिर W0 से। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिखेंगे और यहीं से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब देखिए एक एक करके धातुओं के नाम लिखते हैं और उनके वर्क फंक्शन या फिर W0 को भी यहाँ पर साथ ही साथ लिखते हैं। तो देखिए धातु है लिथियम और इसका जो कार्यफलन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो होगा 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। ठीक है, और जो इसका वर्क फंक्शन या कार्यफलन है उसकी वैल्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही बात करेंगे पोटेशियम की, तो इसका जो वर्क फंक्शन या कार्यफलन होगा वह होगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम धातु की, तो इसका जो कार्यफलन है उसका मान 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कॉपर धातु का जो वर्क फंक्शन है या W0 है, W0 है, कार्यफलन है, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होगी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमने जान लिया प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड। ठीक है, और हमने देख लिया कि किस प्रकार से प्रकाश की कण प्रकृति या फिर पार्टिकल नेचर के थ्रू इसकी व्याख्या की गई। अब अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि विकिरणों की द्वैत प्रकृति या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस क्या होता है। वैसे हम लोगों ने सब कुछ जान लिया है, बस थोड़ा सा उसको और समझना है, तो तब तक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज बात करते हैं विकिरणों की द्वैत प्रकृति या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की। अभी तक हम लोगों ने जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है या फिर रेडिएशंस है उनको उनकी प्रकृति के आधार पर कितने रूपों में देख लिया। शायद आपको याद होगा कि हमने 2 रूपों में विकिरणों को उनकी प्रकृति के आधार पर देख लिया। कौन कौन से रूप थे? एक तो हमने पढ़ा था प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा हमने देखी कण प्रकृति, किसकी? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। याद नहीं है तो चलिए इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब विकिरणों का संचरण होता है तो ये प्रकाश की कौन सी या विकिरणों की कौन सी प्रकृति दिखाता है। तो जो विकिरणों का संचरण होता है वह दिखाता है विकिरणों की तरंग प्रकृति, है ना, जिसके थ्रू कौन कौन सी प्रकाशीय घटनाएं देखी जा सकती हैं। हम लोगों ने बात की थी कि इसके माध्यम से व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, ठीक है, विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, है ना। तो इस तरह की जो प्रकाशीय घटनाएं होती हैं वह प्रकाश की तरंग प्रकृति के माध्यम से देखने को मिली। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात कृष्णिका विकिरण या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सब हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति के माध्यम से नहीं देखने को मिले। तो ये कैसे हमने देखे?
ये हमने बात की इसकी कण प्रकृति के माध्यम से, है ना। जब कोई द्रव्य यानी कि मैटर या फिर पदार्थ के साथ विकिरणों की जो क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, तब यह कण जैसा व्यवहार करता है, या जो इसकी प्रकृति होती है वह कैसी हो जाती है, कणों के समान हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होने पर ये विकिरण अपना कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कण व्यवहार या कण की प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसको उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कण प्रकृति में किसका उदाहरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उदाहरण। जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो उसमें से किसकी उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन्स की उत्पत्ति होने लगती है। यही था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो कि दर्शा रहा था किसको, विकिरणों की कणीय प्रकृति को। वहीं हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। उसमें हमने क्या देखा था कि एक जो आदर्श पिंड, ऐसा आदर्श पिंड जो कि विकिरणों को समान रूप से अवशोषित और परावर्तित करे, वो क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है, या फिर कृष्णिका विकिरण कहलाता है ना। तो देखिए, ये तो कुछ था ब्लैक बॉडी या फिर कृष्णिका विकिरण का उदाहरण। ठीक है, उसी प्रकार से जो वेव थ्योरी थी वो क्या बता रही थी, विकिरणों का संचरण। ठीक है, और इसके घटकों के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दोनों ही टाइप की प्रकृति, विकिरणें या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणें, रेडिएशंस, ये शो करने लगी, तो उससे यही निष्कर्ष निकाले गए कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, क्योंकि ना ही ये पूर्ण रूप से तरंग प्रकृति के माध्यम से सारी प्रकाशीय घटनाएं शो कर पाती हैं, और ना ही केवल कण प्रकृति के माध्यम से ये सारी प्रकाशीय घटनाएं शो कर पाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वे दो तरीके से व्यवहार करती हैं। एक होती है इनकी तरंग प्रकृति यानी कि वेव नेचर, और दूसरा होता है कण प्रकृति यानी कि पार्टिकल नेचर, और यही होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।